हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज आए हैं हम सेट नंबर 6 लेके। तो आज के पार्ट में भी है सेम 10 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन क्या क्या है। एट फर्स्ट आज है ईस्टुराइन इकोसिस्टम। An estuary is a place where a river or a stream opens into the sea. तो estuary क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक रिवर और एक स्ट्रीम जो है सी के पास जाके ओपन होता है, मतलब सी के साथ मिलता है। माउथ ऑफ द रिवर जिसे हम कहते हैं, कोई एक रिवर और स्ट्रीम जब सी के साथ मिलता है तो उस प्लेस को हम कहते हैं estuary. It is a partially enclosed coastal area of brackish water with one or more river or stream flowing into it and with a free connection to the open sea. तो ये partially enclosed है, एक साइड इसका closed है with coastal area एंड इसके साथ वन और मोर रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू इट, मतलब बहुत सारे रिवर और स्ट्रीम एक साथ फ्लो करके आके मिलके एक साथ फ्लो करके आ रहे हैं एंड लास्ट में जाके सी में मिलता है। तो इसके साथ बहुत सारे स्ट्रीम और रिवर एक साथ मिले हुए हैं एंड फ्री कनेक्शन टू द ओपन सी एंड जो सी है उनके साथ फ्रीली ये कनेक्टेड है। तो वो प्लेस जहाँ पे एक रिवर और स्ट्रीम सी के साथ मिलता है जिसे हम माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं, वो है मेनली ईस्टुअरी. The estuary's freshwater carries fertile silt and runoff from the land mixes with the salty sea water. तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर और स्ट्रीम आके सी के साथ मिलता है। तो रिवर में क्या क्या होता है, फर्टाइल सील्ट, जो लैंड के ऊपर से रिवर आ रहे हैं तो लैंड का जो सब पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, रॉक पार्टिकल है, सभी उनके साथ मिक्स होके आके सी वाटर में जाके मिलते हैं। सी वाटर कैसा है, सॉल्ट वाला होता है सी वाटर। तो सॉल्टी सी वाटर में जाके ये सब मिलते हैं एंड मिक्स हो जाते हैं। फॉर्म ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन रिवर एनवायरमेंट एंड मेरीटाइम एनवायरमेंट, एंड इसकी वजह से एक ट्रांजिशन जोन यहाँ पे बनता है। एक तरफ है रिवर और एक तरफ है सी, और मिडिल का जो पोर्शन है उस पोर्शन में रिवर द्वारा जो सब लैंड पार्टिकल होता है जो वो लेके आते हैं, आके सी के साथ मिल जाते हैं एंड वो मिक्सिंग जो जोन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। एंड यहाँ पे एक इकोटोन भी इसकी वजह से बनता है। तो जैसे रिवर माउथ, ये एक स्टोरी है। कोस्टल बे, टाइडल मार्शेस, लेगून, डेल्टा, ये सब है estuary. Estuaries are formed due to rise in sea level, movement of sand and sandbar, glacial process and tectonic process. इन सब प्रोसेस के द्वारा एक estuaries जो है फॉर्म होता है। क्या, राइज इन सी लेवल, सी लेवल अगर राइज होता है, बढ़ जाता है। मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार, इसका मूवमेंट होता है। ग्लेशियल प्रोसेस के द्वारा, जो रिवर फ्लो करके आते हैं उसके द्वारा, टेक्टोनिक प्रोसेस के द्वारा ये estuaries जो है फॉर्म होता है। estuaries आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल एक्शन, टाइडल एक्शन के द्वारा ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। दे आर periodically washed by sea water once or twice a day based on the number of tide. तो ये जो प्लेस है ये मेनली रिवर जो खत्म हो रहा है जिस जगह पे एंड सी स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है ये। तो इस जगह पे क्या होता है, टाइडल एक्शन की वजह से सी वाटर जो है, टाइडल एक्शन में क्या होता है, सी वाटर बढ़ जाते हैं एंड बहुत सारे एरिया कवर करते हैं। उन सब जगह को ये सी वाटर जो है वॉश करके लेके आते हैं। दिन में एक बार दो बार, जितने बार टाइड होता है उतने बार ये सी का पानी जो है उस प्लेस को वॉश करते हैं। ठीक है, तो टाइडल एक्शन के द्वारा ये प्लेस जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। इन सम नैरो estuaries टाइडल बोर्स आर सिग्निफिकेंट, टाइडल बोर्स कॉज ग्रेट डैमेज टू द estuaries इकोलॉजी। तो नैरो estuaries में टाइडल बोर मेनली इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा estuaries इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है डैमेज होता है। तो ये अगर अब इमेज देखोगे तो ये रिवर जा रहा है, ये जा रहा है रिवर लैंड एरिया के अंदर से एंड ये है सी, सी में जाके ये मिल रहा है एंड मिडिल का जो मिलने का जो ये जो प्लेस है, जो ट्रांजिशन जोन है, वो है estuary. तो estuarine इकोसिस्टम में मेनली हमने क्या देखा, estuary इज अ प्लेस वेयर रिवर और स्ट्रीम आके मिलते हैं
और माउथ ऑफ द रिवर जहाँ पे होता है, रिवर द्वारा जो सब लैंड पार्टिकल लेके आते हैं रिवर, वो आके इस प्लेस में सी के साथ मिल जाते हैं, सॉल्टी सी वाटर में वो मिक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से एक ट्रांजिशन जोन यहाँ पे बनता है, जो एक इकोसिस्टम जो एक इकोटोन यहाँ पे बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, कोस्टल बे, रिवर माउथ, टाइडल मार्शेस, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड ये फॉर्म होता है कैसे, राइज इन सी लेवल, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंडबर्ग, ग्लेशियल प्रोसेस, टेक्टोनिक प्रोसेस, इन सब प्रोसेस के द्वारा ये फॉर्म होता है। एंड टाइडल एक्शन के द्वारा ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये जो प्लेस है यहाँ पे टाइड के वजह से सी वाटर के द्वारा ये प्लेस दिन में 1-2 बार पूरा वॉश हो जाता है। तो इसके द्वारा ये प्लेस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है और इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो इमेज आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्टुराइज। मोर प्रोडक्टिव देन वेटलैंड, ऑब्वियसली क्योंकि इस जगह पे दोनों एरिया एक साथ मिले हैं, तो ये है मोर प्रोडक्टिव एरिया। बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, मेरीन ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ द इकोसिस्टम मीट। तो फ्रेश वाटर लेके आते हैं कौन, रिवर, एंड सलाइन वाटर कहाँ पे है, सी पे है। तो ये दो इस प्लेस में मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से दोनों एरिया का जो ऑर्गेनिज्म है, जो इकोसिस्टम है, वो एक जगह पे आके पूरा मिल जाते हैं। इकोटोन रीजियन हैव फार ग्रेटर प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू द नेचुरल इकोसिस्टम। तो नॉर्मली इकोटोन रीजियन जो होता है वो जगह ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होता है, मतलब प्रोडक्टिव एरिया होता है ज़्यादा कंपेयर करोगे विथ नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब दोनों साइड का जो इकोसिस्टम है उसके बीच का जो एरिया है वो है इकोटोन, जो एरिया पे दोनों एरिया का ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ उस जगह पे है। तो इकोटोन एरिया ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है कंपैरेटिवली दोनों साइड का जो एरिया है उन दोनों से। Estuary have very little wave action, so ideal for survival or numerous aquatic species। तो यहाँ पे wave action जो है बहुत ही कम होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे aquatic species इस जगह पे रहता है। Estuary are most heavily populated area throughout the world। तो ये estuary जो place होता है ये सबसे ज़्यादा populated area होता है। Mangrove forest act as a barrier for the coastal habitat and save coastal area from cyclone। तो mangrove forest जो है यहाँ पे कोस्टल एरिया में बनता है, एंड वो साइक्लोन से ये लैंड एरिया को प्रोटेक्ट करता है। मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होता है वो रहने की वजह से साइक्लोन के द्वारा ये लैंड एरिया अफेक्टेड होना ये मतलब कम होता है, इसके वजह से तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इस एरिया को। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ क्ले एंड एलुवियम पार्टिकल इन द ईस्टुराइन रीजियन इज हाई बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू सलाइन वाटर। तो एलुवियन जो पार्टिकल होता है यहाँ पे हम ज़्यादातर देख पाते हैं ये ईस्टुराइन रीजियन में। ईस्टुराइन स्टोर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी स्टोर रहता है। ये एक बफर एरिया, एज ए बफर एरिया ये काम करते हैं बिटवीन कोस्टल कैचमेंट एंड मेरीन एनवायरनमेंट। तो एक तरफ है कोस्टल एरिया, एक तरफ है मेरीन एनवायरनमेंट, दोनों के बीच में ये एज ए बफर काम करता है। एक्ट एज ए नेचुरल वाटर फिल्टर, एब्जॉर्ब, ट्रैप एंड डिटॉक्सिफाई पॉल्यूटेंट। तो ये एज ए वाटर फिल्टर भी ये काम करता है। Estuaries are ideal location for construction of port and harbor। तो पोर्ट एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन के लिए estuaries जो है आइडियल लोकेशन है। हमने इंपॉर्टेंस में मेनली क्या क्या देखा, एक तो ये जो लैंड है ये है मोर प्रोडक्टिव एरिया देन वेटलैंड, और साइड का जो लैंड है इन दोनों से ये मोर प्रोडक्टिव है। एंड यहाँ पे जो फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर जो मिक्स होता है इसके वजह से दोनों मेरीन ऑर्गेनिज्म एक जगह पे मिक्स हो जाते हैं। एंड इकोटोन रीजियन जो होता है हमेशा ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होता है इनका देन नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ का जो वेव एक्शन है वो बहुत कम है, इसके वजह से एक्वाटिक स्पीसीज यहाँ पे रहता है बहुत ज़्यादा। एंड ये एरिया मेनली हेवीली पॉपुलेटेड एरिया होता है, वर्ल्ड में जितने सारे ईस्टुराइज है सभी हेवीली पॉपुलेटेड है। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो यहाँ पे बनता है वो साइक्लोन से कोस्टल एरिया को मतलब रक्षा करते हैं। और क्या है, यहाँ पे एलुवियम पार्टिकल बहुत ज़्यादा हम देख पाते हैं। बफर, एज ए बफर एरिया ये काम करता है कोस्टल कैचमेंट एंड मेरीन एनवायरनमेंट दोनों के बीच में। एज ए नेचुरल वाटर फिल्टर ये काम करता है। एंड ये एरिया इज आइडियल लोकेशन फॉर पोर्ट एंड हार्बर्स, जो ये बनाने के लिए आइडियल लोकेशन है ये। तो आई थिंक आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है लेगून। लेगून क्या है, लेगून इज ए शैलो वाटर बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय सैंडबर, बैरियर आइलैंड और कोरल रीफ। तो लेगून क्या है, ये बहुत टाइम स्टोरी के साथ ये लेगून जो है एक साथ कहते हैं, बट ये दो अलग चीज़ है। लेगून क्या है, ये है स्मॉल जो पार्ट है ये है लेगून, और ये है
जो सी मतलब बड़ा जो वाटर बॉडी है ये है सी एंड ये है स्मॉल वाटर बॉडी, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ये छोटा सा एक कोरल रीफ और सैंड बार ऐसा होता है जिसके द्वारा ये एक दूसरे से अलग होता है। तो लेगून इज ए शैलो वाटर बॉडी, तो ये है लेगून। लेगून इज ए शैलो वाटर बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए लार्जर वाटर बॉडी, तो इस तरफ है लार्जर वाटर बॉडी जो सी है, इसके साथ इससे ये प्रोटेक्टेड है बाई क्या, बैरियर आइलैंड, सैंडबार, कोरल रीफ, ये सब चीज के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होता है, मतलब इन दोनों के बीच में ये रहता है। लेगून आर ऑफन कॉल्ड ईस्टुराइज, बेस, इवन लेक, तो ये बहुत लोग कहते हैं कि लेगून एक ईस्टुराइज है, बेस है, लेक है ये। जैसे चिली का लेक, पुलिकेट लेक आर एग्जाम्पल ऑफ लेगून इन इंडिया, तो चिली का लेक जो है, पुलिकेट लेक जो है, ये इंडिया का लेगून है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन लेगून एंड ईस्टुअरी। Lagoon is a stretch of salt water separated from the sea by a low sandbar or coral reef. तो हमने अभी कहा लेगून मेनली एक बड़ा सी वाटर से सेपरेटेड होता है, बीच में सैंड बार होता है और कोरल रीफ होता है, कुछ भी होता है, तो ये मेनली सॉल्ट वाटर ही है। एंड ईस्टुराइज का क्या है, इज ए प्लेस वेर ए रिवर और स्ट्रीम ओपन इन टू द सी, रिवर और स्ट्रीम जब सी के साथ मिलता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ईस्टुअरी। बैकवाटर्स इन केरला आर मोस्टली लेगून, केरला का जो बैकवाटर है मोस्टली लेगून, और रिवर माउथ, डेल्टा, ये सब है ईस्टुअरी। वाटर आर शैलोअर एंड फ्लोज स्लगिशली, वाटर फ्लोज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग ईस्टुअरी पे। लेगून आर लेस डीपर देन ईस्टुअरी, ईस्टुअरी आर डीपर देन लेगून। लेगून मोस्टली डोंट हैव एनी फ्रेश वाटर सोर्स, बट ईस्टुअरी पे फ्रेश वाटर सोर्स है क्योंकि रिवर और स्ट्रीम यहाँ पे आके मिलते हैं तो उसके अंदर फ्रेश वाटर होता है। लेगून आर मोर सैलाइन, ये लेस सैलाइन है। लेगून आर फॉर्म ड्यू टू फॉलिंग इन सी लेवल, कोस्टलाइन इमर्जेंस, मतलब सी लेवल जब फॉल हो जाते हैं, कोस्टलाइन इमर्ज होता है, तो तब जाके ये लेगून फॉर्म होता है। बट ईस्टुअरी फॉर्म होता है ड्यू टू राइज इन सी लेवल, मतलब सी लेवल जब राइज होता है, बढ़ जाते हैं, एंड कोस्टलाइन सबमर्ज हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। बट लेगून के टाइम में कोस्टलाइन इमर्ज होता है, मतलब कोस्टलाइन हम ज्यादा करके देख पाते हैं क्योंकि सी लेवल फॉल हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं इसलिए। बट ईस्टुअरी कब फॉर्म होता है, जब सी लेवल जो है बढ़ जाते हैं, राइज होता है सी लेवल पे, तब जाके ये फॉर्म होता है, एंड कोस्ट लाइन उसके वजह से सबमर्ज हो जाते हैं। जैसे कोंकण कोस्ट, इसके वजह से कोंकण कोस्ट का उद्भव हुआ है, तो वो है एक ईस्टुअरी, एंड लेगून है केरला कोस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेगून एंड ईस्टुअरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईस्टुराइन वेजिटेशन। तो ईस्टुअरी पे क्या क्या वेजिटेशन हम देख पाते हैं। ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एडेप्टेड टू द ब्रैकिश ईस्टुराइन वाटर, तो बहुत ही एक सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल ही यहाँ पे दिखा जाता है जो और जगह पे नहीं होता है। सैलिनिटी एंड द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो सैलिनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि साइड में रिवर जो मिल रहा है सी में जाके, तो वहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, एंड फ्लड भी इस प्लेस में बहुत ज्यादा होता है। तो इन दोनों चीज ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, इन दोनों चीज के ऊपर निर्भर करके ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे रहते हैं। सपोर्ट डाइवर्स हैबिटेट सच एज मैंग्रोव, सॉल्ट मार्सेस, सी ग्रासेस, मड फ्लैट, ये सब मेनली यहाँ पे दिखा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन ऑफ ईस्टुअरीज आर डायटम, डाइनोफ्लैगेलेट्स, उसके बाद है ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे दिखा जाता है। टुवर्ड्स द सी कोस्ट ऑफ ईस्टुअरी देयर आर लार्ज एल्गी एंड सी ग्रासेस, तो सी के तरफ हम लार्ज एल्गी एंड सी ग्रासेस देख पाते हैं। नियर द माउथ ऑफ द रिवर, रिवर के तरफ, एंड डेल्टास देयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो एक तो ये ट्रांजिशन जोन है, बट जो पार्ट सी के ज्यादा करीब है उस जगह पे हम लार्ज एल्गी, सी ग्रासेस ये देखते हैं, जो पास रिवर के ज्यादा करीब है उस जगह पे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट देखते हैं। Home to all kind of terrestrial or land-based plant and animals such as woodstock, pelicans, coniferous, deciduous trees, butterflies, ये सब जो land और terrestrial जो plant है वो सब यहाँ पे दिखा जाता है। Also home to unique aquatic plant animals such as sea turtles, sea lion, sea catfish, saltwort, eelgrass, salt grasses, कॉर्ड ग्रास, सेज, बुलराश, ये सब जो एक्वाटिक प्लांट और एनिमल है ये सब भी यहाँ पे दिखा जाता है क्योंकि ये एक ट्रांजिशन जोन है, एक तरफ है रिवर और एक तरफ है सी, तो ये दोनों जो ट्रांजिशन जोन में हम लैंड जो रिवर जो फ्लो करके आते हैं लैंड एरिया के ऊपर से, तो लैंड बेस्ड जो प्लांट एंड एनिमल होता है एंड एक्वाटिक जो प्लांट एंड एनिमल होता है सभी हम एक जगह पे देख पाते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडियाज ईस्टुराइन इकोसिस्टम। तो इंडिया में कितना ईस्टुराइन इकोसिस्टम है वो अब देखते हैं। द कंट्री हैज 14 मेजर, 44 medium and 162 minor river drain into the sea through various estuaries। तो इतने सारे रिवर जाके सी में मिलता है। 14 मेजर रिवर, 44 मीडियम एंड 162 माइनर रिवर जाके सी में मिलता है, मतलब ईस्टुराई फॉर्म करता है। मेजर ईस्टुराइज ऑकर इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में मेजर हम देख पाते हैं। मेनी ईस्टुराइज आर लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेजर सी पोर्ट। मोस्ट ऑफ इंडियाज मेजर ईस्टुराइज ऑकर एट द ईस्ट कोस्ट। मेनली ईस्ट कोस्ट में हम देखते हैं। ईस्ट कोस्ट मतलब बे ऑफ बंगाल के तरफ का जो कोस्ट है। इन कॉन्ट्रास्ट द ईस्टुराइन ऑन द वेस्ट कोस्ट आर स्मॉलर। वेस्ट कोस्ट में स्मॉलर हम देख पाते हैं। टू टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ईस्टुराइज ऑन द वेस्ट कोस्ट आर मैंडोवी एंड जुआरी ईस्टुराइज। ये दो इंपॉर्टेंट ईस्टुराइज है वेस्ट कोस्ट में। नेक्स्ट क्या है, नंबर 7 क्वेश्चन है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? ये सब हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसके अंदर कॉजेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड हाउ टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। तो वो सब हम अलग से जब लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे इन डिटेल आएगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 और 3 मार्क्स में आपको जितना लिखना होता है बस उतना ही यहाँ पे है, ठीक है। तो छोटा छोटा करके ही मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही हमने यहाँ पे दिया है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज क्वालिटी ऑफ एयर, water and soil, the destruction of ecosystem, habitat destruction, the extinction of wildlife and pollution। तो environmental degradation mainly क्या है, जहाँ पे environment degrade हो रहा है, environment का जो quality जो है वो कम धीरे धीरे कम हो रहा है, डिप्लीट कर रहा है। किसकी वजह से? क्वालिटी ऑफ एयर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वाटर सॉइल सबका क्वालिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है, इकोसिस्टम धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, हैबिटेट भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वाइल्ड लाइफ भी एक्सटिंक्ट कर रहा है धीरे धीरे। इन सब के वजह से एनवायरमेंटल जो अफेक्ट हो रहा है, एनवायरमेंट का जो अफेक्ट हो रहा है एंड एनवायरमेंट का जो सब रिसोर्सेस है जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एनवायरमेंट का, वो धीरे धीरे मतलब अफेक्टेड हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो वही है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसका कॉजेस क्या क्या है? एक तो है ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसके वजह से पेड़ पौधे बिल्कुल कट हो रहा है एंड फॉरेस्ट भी कम हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसकी वजह से एयर क्वालिटी, वाटर, सॉइल क्वालिटी सभी घट रहा है धीरे धीरे। ह्यूमन्स टेंड टू एक्सप्लॉयट द एनवायरमेंट फॉर देयर सेल्फिश नीड। ह्यूमन मेनली एनवायरमेंट को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उसका जो नीड है वो मीट करने के लिए। ड्यू टू पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से हार्मफुल गैसेस गेट एक्यूमुलेटेड इन द एनवायरमेंट। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कार वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब यूज़ हो रहा है, उसके वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सॉइल में भी बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से एनवायरमेंट बिल्कुल अफेक्टेड हो रहा है, which leads to its degradation। तो इसकी वजह से एनवायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। इसका इफेक्ट क्या है? एनी एडवर्स चेंजेस इन द एनवायरमेंट वुड अफेक्ट ह्यूमन। तो एनवायरमेंट में जितना चेंजेस होगा वो ह्यूमन के लाइफ में भी उसकी वजह से चेंजेस होगा। तो एज टॉक्सिक गैसेस एंड पॉल्यूटेंट आर इनहेल्ड बाय ह्यूमंस इट इम्पैक्ट देयर हेल्थ बाय कॉजिंग मेनी रेस्पिरेटरी इशू। तो बहुत सारे एयर पॉल्यूशन की वजह से एयर में बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस, पॉल्यूटेंट ये सब आ गए हैं एंड हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से मतलब हम ये गैसेस जो है ले रहे हैं हमारे अंदर एंड उसके वजह से रेस्पिरेटरी बहुत सारे इशू हमारे अंदर, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हम दिख रहे हैं। द ओजोन लेयर डिप्लीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटेंट की वजह से ओजोन लेयर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके वजह से हार्मफुल जो रेडिएशन है वो अर्थ में आ रहा है एंड इट कुड ऑल्सो लीड टू क्लाइमेट चेंज एंड इसकी वजह से क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ये गया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मेनली क्या है? एनवायरमेंट का जो रिसोर्सेस है, एनवायरमेंट का जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, जो हैबिटेट है, एनवायरमेंट में जो पूरा इकोसिस्टम है वो सब
उन सब का क्वालिटी धीरे धीरे घट रहा है, वो नष्ट हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, वाइल्ड लाइफ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका कॉजेस मेनली है अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन, ह्यूमन मेनली एनवायरमेंट से अपना नीड जो है वो मीट करने के लिए एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके वजह से ह्यूमन का हेल्थ इशू हो रहा है, ओजोन डिप्लीट होने के वजह से हार्मफुल रेडिएशन अर्थ में आ रहे हैं, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो सैंड के जो मिट्टी के नीचे जमा रहते हैं बहुत टाइम से, जो हम कोल एज ए कोल होता है, ऑयल होता है, वो सब हम निकल के फिर यूज़ करते हैं, उसके वजह से उससे कार्बन निकलता है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं उससे एयर पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। द एग्जॉस्ट फ्यूमर्स रिलीज्ड बाय व्हीकल fill the air with toxic particle. Pollution can cause health problems such as asthma, headache, other symptom of allergies. तो एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बहुत सारे एलर्जीज हो सकता है। तो कॉजेज क्या क्या है इसका? मेनली व्हीकल, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, ट्रश बर्निंग। व्हीकल मेनली है, बहुत ज़्यादा कार वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसके वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल टू क्रिएट एनर्जी लाइक कोल एंड ऑयल। तो कोल एंड ऑयल जो फॉसिल फ्यूल है सेडिमेंट्री लेयर में जमा रहते हैं, बहुत टाइम से जमा हो के ये कोल बनता है। तो वो जब हम यूज़ करते हैं, हमारे डोमेस्टिक पर्पस भी हम यूज़ करते हैं, खाना वगैरह बनाने में भी हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो इन सब से जो एनर्जी निकलता है वो एयर पोल्यूशन करता है बहुत ज़्यादा। एयर पोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड अ कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न भी है ये एयर पोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसका? इसके द्वारा क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, हमने पहले कहा, स्ट्रोक हो सकता है, लंग डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है जो एक बहुत बड़ा डिजीज है। तो पॉल्यूशन जितना होगा, टाइप ऑफ पॉल्यूशन के ऊपर निर्भर करके अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारे हेल्थ में हम देख पाएंगे। इसको कैसे रिड्यूस किया जाए? प्लांटिंग मोर ट्रीज। ट्री आपको बहुत ज़्यादा करके प्लांट करना है, क्योंकि एक ट्री है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कार्बन अपने अंदर लेता है, ठीक है? नहीं तो हम सभी कार्बन छोड़ते हैं एयर में। तो एक बहुत ज़्यादा करके आपको ट्री प्लांट करना है। एफोरेस्टेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। इंक्रीजिंग द यूजेस ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, जो एनवायरमेंट को ज़्यादा अफेक्ट ना करे ऐसा इको फ्रेंडली मटेरियल हम यूज़ करें। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने के तरफ हम ज़्यादा एफर्ट डालें। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सनलाइट से आते हैं, सन एनर्जी, एंड विंड से आते हैं, वाटर से आते हैं, ये सब एनर्जी हम ज़्यादा करके यूज़ करें। फॉसिल फ्यूल हम ज़्यादा यूज़ ना करें। तो ये सब चीज़ अगर आप करते हो तो ये आप ज़्यादा ये रिड्यूस कर पाओगे ये एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज फ्लाई ऐश? फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश इज इजेक्टेड मोस्टली बाय थर्मल पावर प्लांट एज बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग ऑपरेशन। तो कोल बर्न होने के बाद ये फ्लाई ऐश जो है निकलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है फ्लाई ऐश। Fly ash pollutes air and water and may cause heavy metal pollution in water bodies. तो मेटल का जो परसेंटेज है बढ़ाता है ये फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश अफेक्ट क्रॉप एंड वेजिटेशन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डायरेक्ट डिपोजिशन ऑन लीफ सरफेस। तो फ्लाई ऐश क्रॉप एंड वेजिटेशन इन सब में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, एंड ये उड़ के जाते हैं एंड जाके लीफ के ऊपर जाके ये जम जाते हैं, उसके वजह से भी डायरेक्टली ये क्रॉप एंड वेजिटेशन इनको अफेक्ट करते हैं। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? Fly ash particle are oxide rich and consist of silica, alumina, ऑक्साइड ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ इसके अंदर होता है। एंड टॉक्सिक हेवी मेटल लाइक लीड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब होता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। मेजर ऑक्साइड आर प्रेजेंट आर एल्यूमिनियम, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये फ्लाई ऐश जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, एंड एयर पोल्यूशन के लिए ये बहुत
एक बड़ा रीज़न है। एंड ये फॉसिल फ्यूल मेनली कोल ये बर्न होने से ही ये फ्लाई ऐश निकलता है एंड ह्यूमन हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फ्लाई ऐश हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं देखते हैं। सीमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाई फ्लाई ऐश अप टू 35%। तो सीमेंट के साथ हम ये फ्लाई ऐश एक साथ मिला के यूज़ करते हैं। दस रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेकिंग रोड। तो इसके वजह से क्या होता है, फ्लाई ऐश जो है उसका प्राइस जो है बहुत कम है एंड सीमेंट का प्राइस हाई है। उसके साथ अगर आप फ्लाई ऐश ज़्यादा करके मिला दोगे तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक आर लाइट इन वेट एंड ऑफर हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये वेट इसका लाइट होता है एंड इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। फ्लाई ऐश इज़ अ बेटर फिल मटेरियल फॉर रोड एम्बैंकमेंट एंड इन कॉन्क्रीट रोड। तो ये रोड के साइड का एरिया ऊंचा करने के लिए ये मेनली यूज़ होता है। एंड फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड को भरने के लिए भी फ्लाई ऐश यूज किया जाता है। अबंडेंट माइंस कैन बी फिल्ड अप बाय फ्लाई ऐश। उस एरिया में माइन की वजह से जो बहुत सारे मिट्टी उधर से मतलब निकाला गए है, तो वो एरिया एम्प्टी हो गया है, उस एरिया को फिल करने के लिए भी हम फ्लाई ऐश यूज करते हैं। फ्लाई ऐश कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड व्हेन एडेड टू द सॉइल के साथ भी ये मिला के यूज किया जाता है। एंड ये क्या होता है, फ्लाई ऐश उड़ के जाके लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर जाके डिपोजिट हो जाते हैं, उसके वजह से फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होता है। तो ये एक बहुत खतरनाक काम होता है। इट ऑल्सो एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ये बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ के पर्पस ये फ्लाई ऐश यूज होता है। बट ये फ्लाई ऐश जो है खतरनाक पॉल्यूटेंट है, ये ज़्यादा यूज ना करना ही बेटर है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश दिखने में कैसा है, ये है जो ऐश होता है वही है मेनली फ्लाई ऐश। तो आज का 10 क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसके अंदर ये जो वाटर पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये सब हम लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे एक एक करके, अलग अलग करके। तो उसके अंदर हम पूरा डिटेल में कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ टू रिड्यूस, ये सब उसके अंदर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए ही हमने लिखा है, तो छोटा छोटा करके ही हमने दिया है जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है। तो आई थिंक आज का 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आपके पास अगर कोई और भी क्वेश्चन है, आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख के दीजिए, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।